Hello everyone, this is Charu and the topic for the day is नरेशन. ठीक है, आज हम नरेशन पार्ट 2 करेंगे. तो जो हमने लास्ट लेक्चर जो किया था वहाँ पर हमने क्या किया था, उसमें हमने अपना फ्यूचर टेंस डिस्कस किया था, सॉरी प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था एंड पास्ट टेंस डिस्कस किया था. अब हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस. ठीक है, आई होप कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किस तरह से हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं और जो पास्ट वाला है वो अपना परफेक्ट बन जाता है ना. हमने एक कहानी देखी थी कि जिसमें जो प्रेजेंट की फैमिली है वो बहुत ही शरीफ है, इसलिए पास्ट उसको इजीली डोमिनेट कर लेता है, तो वो प्रेजेंट को पास्ट बना देता है. एंड पास्ट थोड़ा सा एरोगेंट है, इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरी फैमिली में जो परफेक्ट नहीं है मैं उसको परफेक्ट बना दूंगा. इसलिए जो पास्ट टेंस में परफेक्ट नहीं है वो टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाते हैं, फॉर्म सेम रहती है, और जो ऑलरेडी परफेक्ट है उसमें नो चेंज होती है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस में हमने क्या करना है, फ्यूचर टेंस में बहुत इजी है. इसमें विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है. ठीक है, और जो शेल है वो शुड में और समटाइम्स वुड में भी चेंज हो जाता है. हम देखेंगे कि किस तरह से शेल जो है वो शुड और शेल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. एग्जाम्पल्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल है, आरिब सेड शी विल कम टू मी. आरिब ने क्या कहा कि वो मेरे पास आएगी. सो आरिब सेड दैट शी वुड कम टू मी. ईजी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विल जो है वो वुड में चेंज होगा और कोई चेंज नहीं आएगी. सेड जो है वो सेड में ही रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा. टोल्ड में कब चेंज होता है, जब सेड के साथ टू भी लगा हो एंड देन ऑब्जेक्ट भी हो. टू के साथ ऑब्जेक्ट होना मैंडेटरी है. ठीक है, अगर सेड के साथ टू है तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. तो यहाँ पर कोई टू नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड जो है वो सेड में ही रहेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सोहन सेड आई शेल गो टू मार्केट. एंड इसका यहाँ पर शेल जो है वो वुड में चेंज हो गया. अब ये पार्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों शेल जो है वो वुड में चेंज हो गया. ठीक है, अब देखो बेटा, जो हमारा फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, उसके साथ जब हम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं बाज़ार से सामान ले आऊँगा, तो ये सब है सिंपल फ्यूचर एक्टिविटीज़. ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई या फिर वी. ठीक है, सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी जब हम बोलेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम लगाते हैं शैल. हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आई के साथ विल नहीं लगाते. आई विल किल यू बिल्कुल एक सेंटेंस है, 100% एक्यूरेट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, एक थ्रेट है. ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं. जब हम किसी को थ्रेट देते हैं ना तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है. जब हम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कोई चीज़ बोलते हैं, पूरे विश्वास के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, तो भी हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर शैल की कंडीशन अलग है. शैल की क्या कंडीशन है, शैल की कंडीशन ये है कि जब सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी होती है तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं. अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी ही है ना, कि मैं मार्केट जाऊँगा, आई शैल गो टू मार्केट. तो अब यहाँ पर आ गया कि ये सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है. ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ, देखो समझने की बात है थोड़ी सी, अगर सिंपल फ्यूचर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, ठीक है, तो फिर सेकंड और थर्ड पर्सन का क्या, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा. देखो ऑब्वियसली शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन को अपने साथ लेकर चला गया. सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी, एक गाड़ी थी, सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो है, शैल जो है वो उसका ड्राइवर है. और क्या होता है कि जैसे हमारे पास पॉल ट्रेवल्स में एक बस तो होगी नहीं पॉल ट्रेवल्स की, है ना, 2-3 बसेज या ज़्यादा बसेज होंगी, और भी बड़े सारे ट्रेवल्स हमारे एजेंसीज़ हैं, है ना, बहुत अलग अलग गाड़ियाँ हैं. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा शायद मे बी आपको इस तरह से थोड़ा ईजी लगे. ठीक है, तो इसी तरह से सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी है. मान लो हमारी गाड़ी है, ठीक है, इसका नाम है सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी. ठीक है, अब ये दो गाड़ियाँ हैं, सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी जो है ये दो गाड़ियाँ हैं. ठीक है, एक
का ड्राइवर है शैल और एक का ड्राइवर है विल। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी जो शैल है ये अपने साथ किसको लेकर चला जाता है, ये अपने साथ लेकर चला जाता है फर्स्ट पर्सन को। किसको लेकर चला जाता है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि इसके पैसेंजर्स हो गए फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब तो विल यहाँ पर अकेला रह गया। विल को भी सेम गाड़ी चाहिए थी, सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी इसने भी यही बुक करवाई थी। अब दूसरी गाड़ी आएगी जिसका नाम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी है, ये गाड़ी आएगी और इसका ड्राइवर क्या है, विल, और ये अपने साथ किसको लेकर चला जाएगा। अब हमारे पैसेंजर्स कौन कौन से बच गए हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन्स। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पर्सन को विल अपने साथ लेकर कर चला जाएगा, यानी कि जब हम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात करेंगे तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल। ही विल गो टू, जैसे आई शैल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। आई शैल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल। समझ गए, अब यहाँ से डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर डिफरेंस समझ में आ गया है तो फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग गया, शैल लग गया। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, अब यहाँ पर देखो सोहन सेड आई, यानी कि सोहन कह रहा है आई, तो ये आई किसका प्रनाउन है, सोहन का प्रनाउन है, यानी कि यहाँ आई की जगह पे क्या आने वाला है, ही आने वाला है। अगर ही आने वाला है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं कि जो सेकंड पर्सन होता है सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी में उसके साथ क्या आता है, विल आता है। ही के साथ क्या आता है, विल आता है। तो जब आप इसका पास्ट चेंज करोगे, यानी कि जब आप इसका टेंस चेंज करोगे, यहाँ पर इसका टेंस चेंज हो जाएगा ना, पास्ट में चला जाएगा। जब आप टेंस चेंज करोगे तो ही विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस सेंटेंस का आंसर क्या आएगा, सोहन सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। इन केस क्लियर नहीं होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ये चीज़ मैं आपको जब हम मॉडल्स में आपको पढ़ाऊंगी, ये वहाँ पर भी ये टॉपिक मैं आपको दोबारा से इसको अच्छे से वहाँ पर भी डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है, विल, शुड, व्हेन, कब हम यूज़ करते हैं ये विल, शैल, ठीक है, वुड, शुड, ये सब आपको समझाना है उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंसर्न था हमारा, क्योंकि फ्यूचर है तो विल और शैल ही यूज़ होते हैं और वुड और शुड ही यूज़ होते हैं, सिर्फ यही विल, शैल, वुड, शुड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शैल है इस केस में क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। अब आपने बस यही देखना है जहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ, अब आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी आप क्या देखोगे, जहाँ पर भी आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग रहा है, शैल लग रहा है। अब यहाँ तो आई है, हो सकता है वी हो, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लग रहा है, और जब वो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो रहा है, सेकंड या थर्ड में चेंज हो रहा है, तो आप उसके साथ शैल का पास्ट क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। ठीक है, शुड नहीं लगाओगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अरशद सेड टू मी दे शैल लीव। ठीक है, अरशद ने क्या कहा कि दे शैल लीव, उनको अब लीव कर लेना चाहिए। अब देखो दे शैल लीव, अगर आप देखो कि अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मैम दे विल लीव क्यों नहीं आएगा, है ना। अगर हम सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर, अब यहाँ पर जो सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी है, देखो ये डिटर्मिनेशन भी हो सकती है, अलग अलग कंडीशंस है ना। देखो जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं ना, तो डिटर्मिनेशन में क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ हम विल लगाते हैं। और जब हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन बच गया डिटर्मिनेशन, देखो विल जो है वो अपने साथ फर्स्ट पर्सन को ले गया डिटर्मिनेशन के केस में। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन डिटर्मिनेशन के केस में किसके साथ जाएंगे, ऑब्वियसली शैल के साथ जाएंगे। तो दे शैल लीव, है ना। अगर ये डिटर्मिनेशन है दे शैल लीव, तो यहाँ पर जो शैल है शैल ही लगेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर अलग होगी, विल नहीं आएगा, यहाँ पर शैल आएगा। दे शैल लीव, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा कि अरशद टोल्ड मी दैट दे शुड लीव, और यहाँ पर शैल का क्या आएगा, शुड ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ लगता ही शैल है और शैल का पास्ट क्या होगा, शुड होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एक बारी और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है, दे शैल लीव, ये काइंड ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है कि वो चले जाएंगे, हम किसी के बिहाफ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे, या फिर ये डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉमिस और जो डिटर्मिनेशन होते हैं ना, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन फर्स्ट पर्सन में इसके साथ क्या आता है, विल आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, विल आता है जब प्रॉमिस डिटर्मिनेशन थ्रेट का केस होता है। तो सेम प्रॉमिस डिटर्मिनेशन थ्रेट का केस जब होगा, विल तो चला गया फर्स्ट पर्सन के साथ, तो सेकंड और थर्ड पर्सन रह गए, वो किसके साथ जाएंगे, वो शैल के साथ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दे शैल लीव, वन ऑफ द कंडीशंस है ये, दे शैल लीव।
प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन लग रहा है, दे शैल लीव, ठीक है, तो यहाँ पर शैल जो है किस में चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये आपका जो है डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अगर डाउट रहता है फिर भी आपको, तो आप प्लीज़ मुझे लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और मोडाल का केस आता है, यहाँ पर आता है मस्ट, ठीक है। जो मस्ट है ना, मस्ट का पास्ट क्या होता है, मस्ट का पास्ट होता है हैड टू। मस्ट का पार्ट क्या होता है, हैड टू। पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल है, रितु सेड आई मस्ट गो नाउ। रितु ने क्या कहा कि आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा रितु सेड दैट शी हैड टू गो देन। नाउ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, ये मैं अभी आपको आगे टेबल में आपको सब बताऊंगी इसी वीडियो लेक्चर में। तो रितु सेड आई मस्ट गो नाउ, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है। तो रितु सेड दैट शी हैड टू गो देन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रितु सेड आई मस्ट नॉट गो नाउ। रितु ने क्या कहा कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए। क्या है यहाँ पर लिखा, मस्ट के साथ क्या लगा है, नॉट लगा है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मस्ट नॉट, जब मस्ट के साथ नॉट होता है तो कोई भी चेंज जो है वो नहीं होती है। हाँ, प्रोनाउन में तो ऑब्वियसली होगी ही होगी, आई जो है वो शी में चेंज होगा, बट मस्ट नॉट ही रहेगा, ठीक है। नाउ जो है इसमें भी चेंज होगी ही होगी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, इसमें भी चेंज होगी, लेकिन मस्ट नॉट में कोई चेंज नहीं होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि मस्ट जो है, अगर सिर्फ आपको मस्ट देखने को मिल गया तो मस्ट का पास्ट हैड टू होता है, लेकिन अगर मस्ट के साथ क्या लगा होगा, अगर मस्ट के साथ नॉट होगा तो इसमें नो चेंज, ठीक है। मस्ट नॉट का कोई सेंटेंस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होती, मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज, अरीबा सेड वी विल डू इट नाउ और नेवर, ठीक है, कि हमें ये अभी करना होगा, अभी या फिर कभी नहीं। तो अरीबा सेड वी विल डू इट नाउ और नेवर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेड दैट दे वुड डू इट नाउ और नेवर। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नाउ और नेवर ये एक पर्टिकुलर फ्रेज़ है, ठीक है, ये ईडियम भी है नाउ और नेवर, तो इसमें ईडियम में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अरीबा सेड वी विल डू इट नाउ और नेवर, अरीबा सेड दैट दे वुड डू इट नाउ और नेवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो इम्पोर्टेंट आपने क्या देखा अभी इसमें, विल और वुड में चेंज होता है, शैल जो है वो वुड और शुड दोनों में चेंज हो सकता है, ठीक है। मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है उसका पास्ट जो है, लेकिन अगर मस्ट नॉट होगा तो कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगी, और कोई भी ईडियम अगर आपके सेंटेंस में फिट हो रहा है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करोगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोवर्ब्स वगैरह में कोई चेंज नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर सकता था कि ये जो नाउ है, नाउ तो देन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या देन और नेवर आएगा। तो नाउ और नेवर जो है ये एक पर्टिकुलर फेज है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट आपका टेबल है जहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है। ये टेबल आप ज़रूर देख लेना और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस में देखो, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में टुडे आता है और अगर आपका टेंस चेंज हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर यहाँ पर टेंस आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, तो अगर आपका टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप ये एडवर्ब ऑफ जो भी टाइम और प्लेस में जो चेंज हो रही है उसको भी मेंशन नहीं करोगे। याद रखना, जब आपका टेंस चेंज नहीं हो रहा तो आप इसमें भी चेंज नहीं करोगे, टुडे को टुडे ही रहने दोगे। लेकिन अगर आपका टेंस चेंज हो रहा है तो टुडे जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स नहीं दी हैं, जो इम्पोर्टेंट जिसके लिए एग्जाम्पल्स आपको मतलब जो समझानी है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। टुमारो जो है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में टुमारो है तो इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर डे आफ्टर टुमारो है डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या बन जाएगा, या तो इन 2 days टाइम लिखो या तो 2 days लेटर लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी है। येस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ठीक है। इसी तरह से येस्टर नाइट भी हो सकता है। हम बोलते हैं ना येस्टरडे नाइट, तो येस्टरडे नाइट क्या होता है,
येस्टर के साथ आपने डे भी लगा दिया और आप उसके साथ नाइट भी लगा रहे हो, तो डे और नाइट इकट्ठा कॉम्बिनेशन कैसे होगा? दिन रात हम थोड़ी बोलेंगे, हम तो प्रीवियस रात की बात कर रहे हैं ना, तो येस्टर नाइट होगा, ठीक है। अगर येस्टरडे होगा द प्रीवियस डे, अगर येस्टर नाइट होगा द प्रीवियस नाइट, या फिर द नाइट बिफोर। और डे बिफोर येस्टरडे के लिए क्या यूज़ करोगे आप? 2 days बिफोर। अगर ये याद रख सकते हो तो याद कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और आपके पास तो देखो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस देख के आपने उसको अपनी OMR शीट जो है अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपने लगानी है, ठीक है, ऑप्शंस भरने हैं। तो बहुत ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से एक दिन में आप 3-4 बार इसको इस टेबल को अपनी नज़रों से निकाल लोगे ना, तो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। हो सकता है ऐसे याद ना आए, बट जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी, डे बिफोर येस्टरडे का तो 2 days बिफोर होता है। इजी है, यहाँ पर भी बिफोर है, इसमें भी बिफोर है। डे बिफोर येस्टरडे यानी कि परसों की बात कर रहे हैं हम, बीते हुए, यानी कि 2 दिन पहले की, तो 2 days बिफोर है ना, इजी। तो नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट मंथ हो या नेक्स्ट ईयर हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द फॉलोइंग वीक, या फिर मंथ, या फिर ईयर। अगो होगा तो उसका बिफोर यूज़ करोगे, नाउ होगा तो उसका देन यूज़ करोगे। आगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, वो क्या है? दिस और दैट का, है ना। हमने यही पढ़ा हुआ है बचपन में, तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो दिस है वो दैट में चेंज हो जाता है। बिल्कुल, दिस जो है वो दैट में चेंज होता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है जो शायद हमने बचपन में नहीं पढ़ी थी। कंडीशन क्या होती है कि जब दिस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज़ हो रहा है, जब आप दिस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज़ कर रहे हो, तब आपका दिस जो है वो दैट में चेंज होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीना सेड आई विल बाय अ न्यू हाउस दिस मंथ। अब क्या है, रीना क्या कह रही है कि मैं एक नया घर खरीदूंगी इसी महीने। तो दिस मंथ जो है हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं कि उसने क्या करना है, इसी महीने में उसने घर खरीदना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो दिस है वो दैट में चेंज हो जाएगा। रीना सेड दैट शी वुड बाय, अब देखो विल का चेंज हो जाएगा वुड में, और वुड जो है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो रीना सेड दैट शी वुड बाय अ न्यू हाउस दैट मंथ। दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। लेकिन लेकिन अब आगे एक और देखो, दिस का ही एक और कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट है कि अगर दिस और दैट, ठीक है, दिस या फिर दैट एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं, अगर हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो जो दिस और जो दैट होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वो द में चेंज हो जाता है। हमें स्कूल में सिर्फ यही सिखाया था कि दिस जो है वो दैट में चेंज होता है, बट एक नया कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया? नया नहीं, पुराना ही है, बट कभी किसी ने, ऐसा होता ना कि कभी कोई बहुत देर के बाद वो चीज़ पढ़ता है जिस वो उसके लिए नई चीज़ बन जाती है ना। तो यहाँ पर बस यही है थोड़ा सा डिफरेंस कि दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं। दिस और दैट जो है ये किस में चेंज हो जाता है? ये द में चेंज हो जाता है जब दिस और या फिर दैट आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी गई है, ठीक है। गिनी एंड देन कॉलन, दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट। अब ये एग्जाम्पल इसलिए दी गई है आपको, ठीक है, बताने के लिए कि समटाइम्स आपको डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है। पहले तो मैं आपको कॉलन का कंसेप्ट बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी नाम हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गिनी है, रोहन है, मोहन है, सोहन है, कोई सा भी नाम हो, उसके आगे कॉलन लगाया है, ठीक है, उसके आगे क्या लगाया है? कॉलन लगाया है, एंड देन आपका सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर नाम है, जो भी यहाँ पर नाम है वो आपका स्पीकर है, और जो कॉमास के अंदर वर्ड्स हैं वो इस स्पीकर के हैं। जैसे यहाँ पर ये जो गिनी है, ये जो गिनी है ये कह रही है दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये गिनी के वर्ड्स हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट। अब जब हमने बोला दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ दिस का क्या बन जाएगा? अब देखो दिस यहाँ पर कैसा काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। दिस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वो बता रहा है, दिस क्वेश्चन, तो दिस जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर दिस का क्या चेंज हो जाएगा? द बन जाएगा। दैट तो हमने लगाना ही लगाना है, कंजंक्शन है हमारी असर्टिव सेंटेंस के लिए, हम दैट कंजंक्शन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिनी सेड दैट द क्वेश्चन कुड बी डिफ़िकल्ट। कैन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सब
क्लियर है। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाता है, ये भी याद रखना। हेंस जो है वो देंस में चेंज हो जाता है, वो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। हेंस जो है वो देंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो असर्टिव फॉर्म में चले जाती है जब आप उसको इंटेरोगेटिव को चेंज करते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव में तो वैसे ही फुल स्टॉप लगता है, लेकिन अगर आपका इम्पैरेटिव सेंटेंस है, आपका इंटेरोगेटिव है, आपका एक्सक्लेमेटरी है, वो सब के सब असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, या तो वो आस्क्ड लग जाता है या तो वो इंक्वायर्ड लग जाता है। तो मर्जी है, आस्क्ड लगाओ, आप पूरे 100% केसेस में आस्क्ड लगा लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंक्वायर्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में देख लेना, आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट मेन अब हम आते हैं कि कंजंक्शंस में क्या होता है। इसमें जब हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, दैट को तो भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, सिर्फ इंटेरोगेटिव के लिए, असर्टिव के लिए मत भूलना, नहीं तो सेंटेंस खराब हो जाएगा। यानी जब हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं ना, उस केस में दैट कंजंक्शन लगता ही नहीं है, ठीक है, दैट कंजंक्शन को यूज़ नहीं किया जाता इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। उसके बाद कौन सा कंजंक्शन लगता है यहाँ पर लगता है इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। इफ़ और वेदर लगता है सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जिनका आंसर येस या फिर नो है। आपकी मर्जी है, आप इफ़ लगाओ, आप वेदर लगाओ, इफ़ लगा लो, आपने लगाना क्या, आपको तो ऑप्शंस होंगे, इफ़ भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, वेदर भी हो सकता है, तो दोनों ठीक है। अगर इफ़ से आंसर है तो भी ठीक है, अगर वेदर से आंसर है तो भी ठीक है। बस आपने कंडीशंस जो है वो चेक करती जानी है कि फुलफ़िल कर रही हैं सारी कंडीशंस की नहीं, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या यूज़ हो सकती है, कंजंक्शन इफ़ भी हो सकती है, कंजंक्शन वेदर भी हो सकती है। किन क्वेश्चंस के लिए, जिनका आंसर हाँ या ना है, ठीक है। आपने खाना खाया, हाँ जी हमने खाना खा लिया। आपने घूमने जाना है, नहीं जी हमने घूमने नहीं जाना है, ठीक है। तो मतलब जिन क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना है, उन क्वेश्चंस के लिए ही या तो इफ़ या तो वेदर। अदरवाइज जो क्वेश्चंस WH फैमिली से शुरू होते हैं, WH फैमिली से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, वॉट, वाई, व्हेन, विच, हु, हुम, हाउ, ठीक है, ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो जो क्वेश्चंस WH फैमिली से शुरू होते हैं, है ना, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब कोई आदिल बोलेगा, कोई विवेक बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हर एक का अलग अलग नाम होगा, यानी कि अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग हैं, या फिर हम सिंपल तरीके से ये कहेंगे कि जो क्वेश्चंस WH फैमिली से शुरू होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ड होता है ना, वो खुद ही कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब यहाँ पर एक बहुत मेन डिफरेंस है जो याद रखना। देखो जैसे WH वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा वॉट, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम क्या है, यहाँ पर व्हाट जो है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि उसने मुझसे पूछा व्हाट माई नेम वॉज, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो WH फैमिली से दूर चला गया। और यहाँ पर क्या बोला मैंने, उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। तो व्हाट यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, जो ही आस्क्ड मी को और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो खुद ही कंजंक्शंस का काम करते हैं। और याद रखना है कि जब भी आप WH फैमिली का कोई भी वर्ड लिखोगे, चाहे व्हेन है, चाहे विच है, चाहे व्हाट है, चाहे वाई है, कुछ भी है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा इससे दूर करके लिखना। आपकी क्वेश्चन की टोन जो है वो फिर मेंटेन तब रहती है जब आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, अब जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, या फिर वाई वर यू एब्सेंट, वाई यू वर एब्सेंट नहीं बोल सकते। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो वाई वर यू एब्सेंट, वाई यू वर एब्सेंट नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन की टोन को हटाने के लिए, असर्टिव बनाने के लिए WH फैमिली से हमें हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा दूर लिखना है, ठीक है। तो वो जब आप सेंटेंस फ्रेम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पोजीशन रखनी है अपने हेल्पिंग वर्ब की। दूर मतलब कितना दूर और कहाँ पर, ठीक है, लास्ट में लगेगा या बीच में लगेगा, कैसे लगेगा, इतना सा जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं ना, वो खुद भी
पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन WH फैमिली से हेल्पिंग वर्ब को दूर रखना है। ऐसा नहीं है ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस में देखो ऑप्शंस आएंगे आपको, हो सकता है आपको ऑप्शन में इसी तरह से हो, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो याद रखना है, क्वेश्चन की टोन को हटाना है आपने, तो हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली से थोड़ा दूर करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। रितु सेड टू मी, आर यू कमिंग फॉर द पार्टी? येस आई एम कमिंग फॉर द पार्टी। नो मतलब नो आई एम नॉट कमिंग फॉर द पार्टी। यानी कि यहाँ पर क्या है, आंसर हाँ या ना है, यानी कि आपका जो कंजंक्शन है वो इफ़ या फिर वेदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। रितु आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ लगा क्योंकि हमारा यस या नो वाला आंसर है, इफ़ आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी। टेंस का रूल सेम रहेगा जैसा हमने पढ़ा है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट वाला परफेक्ट में बन जाता है, फ्यूचर में क्या है, विल, शैल, वुड, शुड, ठीक है। ये है टेंस का रूल, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर आर यू कमिंग फॉर द पार्टी, आर है प्रेजेंट और कमिंग कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इफ़ आई वॉज कमिंग फॉर द पार्टी। रितु सेज आर यू कमिंग फॉर द पार्टी। अब सेम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, बस टेंस अलग अलग करके बताया है ताकि टेंस चेंज करना आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, रितु सेज है लेकिन टू नहीं है, किसको कहा ये नहीं बताया जा रहा, इसलिए सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पर इंटेरोगेटिव केस है ना, यहाँ पर इंटेरोगेटिव केस है। इंटेरोगेटिव केस में एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं। इंटेरोगेटिव देखो, असर्टिव केस में क्या था कि हम देख रहे थे से है तो से ही रहा, सेज है तो सेज ही रहा, जब इसके साथ टू लगा है तो से टू टेल बन गया, सेज टू टेल्स बन गया। लेकिन इंटेरोगेटिव के केस में ऐसा नहीं है। इंटेरोगेटिव के केस में अगर से है तो ये आस्क ही बनेगा, और अगर सेज है तो ये आस्क्स ही बनेगा, अगर सेड है तो ये आस्क्ड ही बनेगा। लेकिन इस केस में आपको याद क्या रखना है, इस केस में आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आपको चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। देखो, क्योंकि ये जो आस्क है ना, ये कहता है मेरे साथ ऑब्जेक्ट लगाओ, आस्क्स भी कहता है मेरे साथ ऑब्जेक्ट लगाओ, और आस्क्ड भी कहता है मेरे साथ ऑब्जेक्ट लगाओ। इसीलिए याद रखना, इंटेरोगेटिव के केस में अगर आपका देखो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ठीक है, आपको पता है कि हर केस में आपको आस्क्ड, आस्क या इंक्वायर्ड यही मिलेगा, ठीक है। तो उसके साथ ऑब्जेक्ट देखना नहीं भूलना कि उसके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। आस्क हो, आस्क्स हो, आस्क्ड हो, इनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेज है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम अगर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करें। जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट मैंने जो दूसरा प्रोनाउन है या जो पर्सन है, जब वो पता ही नहीं है कि हम बात किससे कर रहे हैं, जब वो दिया ही नहीं है सेंटेंस में, तो उस केस में आप अपने आप को ही कंसीडर करोगे कि हमसे ही ये बात हो रही है, हमें ही बोला जा रहा है, हमसे ही पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है, रितु सेज आर यू कमिंग फॉर द पार्टी। अब यहाँ पर रितु ने कहा, किसको कहा नहीं बताया ना, लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया कि सेज जो है वो आस्क में चेंज होगा। सेज किस में चेंज होगा, सेज जो है वो आस्क में चेंज होने वाला है। तो जब आस्क में चेंज होने वाला है तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर करोगे, ऑब्जेक्ट आप अपने आप को ही कंसीडर करोगे। तो ये बन जाएगा, रितु सेज है ना, तो सेज का बन जाएगा आस्क्स। रितु आस्क्स मी इफ आई एम कमिंग फॉर द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, मुमताज सेड वेयर आर यू गोइंग। अब मुमताज़ ने कहा, किसको कहा नहीं पता ना, तो इसका मतलब मुमताज़ ने हमें ही कहा, मुझसे ही पूछा। मुमताज़ आस्क्ड, अब यहाँ पर सेड है तो सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। मुमताज़ आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट इज हर्ष सेड टू शोना, हर्ष ने शोना को बोला whom do you want to meet with, तुम्हें किसके साथ मिलना है। अब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड। इस केस में तो आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है, दैट इज शोना, ठीक है। हर्ष आस्क्ड शोना whom he wanted to meet with, ठीक है। हाँ, इस सेंटेंस में क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, डू का डिड ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखो whom do you want,
डू है, वांट है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, वांट, यानी कि वांट का क्या होना चाहिए, वांटेड होना चाहिए। और अगर कहीं पर आप देखोगे डिड है, अगर ठीक है, डिड के साथ तो वैसे भी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होती ही नहीं है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और इस केस में आपका जो डू है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको असर्टिव बनाना है। तो डिड को तो इसको ढूंढना मत ऑप्शन में, ठीक है। आपने देखा डू है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब आप इसको चेंज करोगे, अगर टेंस आपका चेंज हो रहा है, तो प्रेजेंट जो सिंपल है ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो भी वर्ब होगा उसकी सेकेंड फॉर्म देखोगे आप, ठीक है। तो वांट की सेकेंड फॉर्म हो गई वांटेड। तो हर्ष आस्क्ड शोना whom he wanted to meet with। नेक्स्ट है रोशन सेड डू यू वॉन्ट अ राइड। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, डू यू वॉन्ट अ राइड, वॉन्ट, ठीक है, डू, और ये प्रेजेंट सिंपल है, ये बन जाएगा पास्ट सिंपल, तो ये बनेगा रोशन आस्क्ड मी। ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दिया नहीं था लेकिन आपको लगाना है, क्योंकि आप सेड को आस्क्ड में चेंज कर रहे हो। रोहन आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड अ राइड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, ये नरेशन जो है, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो अब मैं ये आई विल ट्राई कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो मैं एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी। अब जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रहता है, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं इसकी अगर वीडियो लेक्चर में इसका दूँ आपको, तो मे बी हो सकता है 4-5 वीडियो लेक्चर्स में ये कहीं जाकर कवर होगा। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस कर लें, उसमें सब जितना भी काइंड है, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, लेट वाले जो केसेस होते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर वो मिल जाएगा आपको, और उसी में मैं आपको सब एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि किस तरह से किसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए।